हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अंश और आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में, इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वह गुप्त काल से संबंधित था। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा और आप सभी को बहुत पसंद भी आया होगा। आज का जो वीडियो है वह है आपका गुप्तोत्तर काल से। तो गुप्तोत्तर काल में देखेंगे पुष्य भूत जो वंश चल रहा था, यानी गुप्त काल के समाप्ति के बाद में जब वहाँ से जो प्रमुख शासक होते हैं वह प्रमुख शासक जब वहाँ उनका अंत हो जाता है तो प्रमुख शासकों के अंत के बाद में कुछ छोटे छोटे वंश उभर कर आने लगते हैं। तो उस गुप्त काल के जो विशेष प्रकार के शासकों का जब दौर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर जब छोटे छोटे वंश उभरने लगते हैं तो उस काल को, उस समय को कहा जाता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में मुख्य रूप से पुष्य भूत वंश को देखते हैं या उसी को हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह अब आपका कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अब एक दो वीडियो और आएंगे जो कि आपके होंगे दक्षिण भारत से संबंधित। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश, कहाँ पर कौन वंश चल रहे थे, उनसे संबंधित भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे देखेंगे। उसके अतिरिक्त आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका मध्यकालीन इतिहास की शुरू होगा। तो आइए चलते हैं अपने पुष्यभूत वंश पर, देखते हैं गुप्तोत्तर काल में कौन सा वंश उभर के आता है। तो उसको समझने के पहले, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा, गुप्तोत्तर काल या पुष्यभूत वंश या इसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति हैं जो कि महत्वपूर्ण वंश है, इसलिए इसको पढ़ना अति आवश्यक है। उसके बाद में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की जो जानकारी है, यह जानकारी कहाँ से मिलती है तो उनको पहले देख लेते हैं। उसके बाद में चित्र पर एक विशेष नज़र डालते हैं। तो जानकारी जो है, यानी गुप्तोत्तर काल के पुष्यभूत वंश की जो जानकारी मिलती है वह इन रचनाओं से मिलती है, और ये रचनाएं परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ज़रूर तैयार रखें। जैसे बाण भट्ट की जो रचना है वह है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट की रचना जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जहाँ से पुष्यभूत वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में ह्वेन-त्सांग है। ह्वेन-त्सांग जो ये विदेशी यात्री हैं जो भारत आए थे, कब आए थे उन सभी पर देखेंगे। तो ह्वेन-त्सांग की रचना है सी यू की रचना है जो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सी यू की किसकी रचना? ह्वेन-त्सांग की रचना। तो जो सी यू की रचना है, सी यू की रचना से भी आपके पुष्यभूत वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में कल्लड़ आप जानते हैं, यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। कल्लड़ की एक रचना है रजत रंगड़ी, जो इनका ग्रंथ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। तो कल्लड़ का जो ग्रंथ है आपका रजत रंगड़ी से भी पुष्यभूत वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में पुष्यभूत वंश या जो आपका जो वर्धन वंश चल रहा था, वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक हैं वह प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन थे, जो कि संभवतः कहा जाता है कि ये इस वंश के ये चौथे शासक थे जो कि बहुत ही प्रमुख शासक रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर एक विशेष जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इन्हीं के आधार पर मुख्य रूप से चला था, जिनका प्रभाव मुख्य रूप से इस क्षेत्र में देखने को मिला है, तो इसलिए यही महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख शासक जो थे तो प्रभाकर वर्धन थे। अब चलते हैं, पहले इस मैप पर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद में समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है। भारत के मैप में मुख्य रूप से जो छोटे छोटे वंश चल रहे थे वह इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये वंश चल रहे थे। तो कौन कौन से कहाँ पर वंश चल रहे थे, जैसे कि आप जानते हैं ये क्षेत्र हरियाणा का है। हरियाणा में जो एक स्थान है थानेश्वर स्थान पर आपके पुष्यभूति वंश उभरता है, और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से उसी को जाना जाता है। तो पुष्यभूति वंश जो है यह हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र से निकल के आता है। उसके बाद में आपका यूपी में मुख्य रूप से जो वंश चल रहा था, तो यूपी में कन्नौज में मोखरी वंश चल रहा था, जहाँ के जो राजा थे वह ग्रैवर्मन थे। तो यूपी में आपका कन्नौज में मोखरी वंश चल रहा था, मोखरी वंश के जो राजा थे ग्रैवर्मन। उसके बाद में यूपी से आपका टच होकर के इधर आपका बंगाल का क्षेत्र था, तो बंगाल में आपका मुख्य रूप से गौड़ वंश चल रहा था जिसके राजा थे शशांक।
तो बंगाल में जो वंश चल रहा था वह गौड़ वंश चल रहा था, जिसके जो राजा थे वह थे शशांक। और ऐसा भी लिखा गया है कि जो शशांक थे ये जो बोध गया, क्योंकि बंगाल बिहार के पास में पड़ता, तो बिहार में जो बोध गया था, बोध गया में जो पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष जो किसे कटवाया था वह शशांक ने कटवाया था, जो बंगाल का शासक था। उसके बाद में इधर असम में चल रहा था आपका कामरूप वंश, तो असम यानी पूर्वी क्षेत्र में आपका कामरूप वंश चल रहा था। उसके बाद में भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो आपका ये कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता, कर्नाटक में चालुक्य वंश चल रहा था। चालुक्य वंश जो इस समय जो शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का उस समय शासक था। उसके बाद में ये आपका जो पड़ता है यूपी और हरियाणा के सटा हुआ आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका ये मालवा का क्षेत्र था, जो मालवा के जो राजा थे वह देवगुप्त थे। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह पुष्यभूति वंश का जो विस्तार रहा और जो मुख्य घटनाएं रहीं वह इन 4 क्षेत्रों से ही मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। कौन कौन से? तो एक हरियाणा जो आपका थानेश्वर इसकी राजधानी रही थी और वहीं पर उभरा था वंश पुष्यभूति वंश। उसके बाद यूपी में जो प्रमुख केंद्र था वह था आपका कन्नौज, जहाँ पे मोखरी वंश जिसका राजा था ग्रहवर्मन। इधर बंगाल का जो गौड़ वंश में प्रमुख शासक था शशांक। और एमपी में आपका मालवा का मुख्य राजा थे देवगुप्त। अब देखते हैं इन क्षेत्रों से किस प्रकार की क्या घटनाएं बनती हैं, उसको एक कहानी के रूप में समझते हैं। तो प्रमुख जो शासक था प्रभाकर वर्धन, जो प्रभाकर वर्धन थे वह हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र के थे, जो कि पुष्यभूति वंश के आपके ये शासक थे। तो हरियाणा क्षेत्र में प्रभाकर वर्धन थे। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है। 2 पुत्र, एक बड़ा पुत्र होता है राजवर्धन और जो छोटा पुत्र जो होता है वह होता है हर्षवर्धन। जो सबसे छोटा पुत्र होता है वह होता है आपका हर्षवर्धन और बड़ा पुत्र राजवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री होती है राजश्री, यानी प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। तो 2 पुत्रों में राजवर्धन बड़ा था, हर्षवर्धन छोटा था और पुत्री थी राजश्री। और ये कहाँ पे निवास कर रहे थे? तो ये हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में। अब उसके बाद में प्रभाकर वर्धन ने, जो आपके हरियाणा में थे, प्रभाकर वर्धन ने कन्नौज में, यानी इन्होंने प्रभाकर वर्धन जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के जो राजा थे ग्रहवर्मन के यहाँ पर इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में फिर कुछ समय बाद किसी कारणवश प्रभाकर जो वर्धन थे उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी यहाँ पे जो प्रभाकर वर्धन थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उनका जो बड़ा पुत्र था राजवर्धन, वह यहाँ पर हरियाणा में थानेश्वर क्षेत्र में आपका बनता है राजा। यानी प्रभाकर वर्धन के बाद में राजवर्धन उनका बड़ा पुत्र यहाँ पे राजा बनता है और शासन संभालता है। और राजा यानी प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र था राजवर्धन की पुत्र यानी बहन जो थी, बहन कहाँ पे थी? तो ये कन्नौज में थी, मोखरी वंश की राजा ग्रहवर्मन के यहाँ पे। अब क्या होता है आगे मालवा का राजा जो था देवगुप्त, जो मालवा एमपी में पड़ता, मालवा के राजा जो देवगुप्त थे, देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन जो कन्नौज के थे, तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, अर्थात राजवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी। तो हत्या करने के बाद में हत्या कर दी और कन्नौज पे मालवा ने अधिकार कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि जो राजश्री थी, जो यानी राजवर्धन की बहन थी, राजवर्धन की जो बहन थी राजश्री को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, इसको बंदी बना लिया, राजश्री को बंदी बना लिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और ये सूचना जब मिलती है राजवर्धन को, यानी राजश्री के भाई को ये जानकारी मिलती है, तो इन्होंने क्या किया, यानी जो राजवर्धन थे, राजवर्धन ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। अर्थात जो मालवा के जो राजा थे, देवगुप्त मालवा के राजा थे, इन्होंने जो कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और इनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया था। तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में कन्नौज पुनः यानी जीत लिया और जीतने के बाद में राजश्री जो उनकी बहन थी उसको छुड़ा लिया। लेकिन फिर क्या होता है, तो देवगुप्त की हत्या हो जाती है। और जो देवगुप्त था मालवा का और जो बंगाल का गौड़ वंश का शासक जो शशांक था, इन दोनों में मित्रता चल रही होती है।
और इधर देख रहे हैं हरियाणा और कन्नौज, ये जो यूपी का ये क्षेत्र वैवाहिक संबंध में बंध गया था और ये मित्रता के रूप में बंधा हुआ था। तो अब आगे क्या होता है, अब ये जो बंगाल का आपका गौड़ वंश चल रहा था शशांक ने को सुना और सुनने में आया कि मालवा के जो मित्र है देवगुप्त की हत्या कर दी राजवर्धन ने। तो जो ये बंगाल का आपका गौड़ वंश का शासक था शशांक ने राजवर्धन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में कहा जाता है इन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दी, यानी शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में पुनः कन्नौज पर अब शशांक ने अधिकार जमा लिया और जो इनकी बहन राजश्री थी, कहा जाता है कि राजश्री को बंदी बना लिया। और कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उस समय उसकी जो बहन राजश्री थी वह जंगलों से होती हुई यानी भाग रही थी, यानी जंगलों में छिपी हुई थी। तो ऐसा सुनने में आता है। तो शशांक यानी कन्नौज पर राजवर्धन की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजश्री को बंदी बना लिया, ऐसा मुख्य रूप से माना जाता है। तो शशांक ने राजश्री को बंधन में कर लिया और राजवर्धन की हत्या कर दी और साथ ही साथ क्या किया, तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब क्या होता है, क्योंकि राजवर्धन यहाँ पे जो हरियाणा में था, यह इसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी शशांक ने उसकी हत्या कर दी थी। तो राजवर्धन खत्म हो जाता है और राजवर्धन की हत्या हो जाती है। राजवर्धन की हत्या के बाद में हर्षवर्धन, जो राजवर्धन का छोटा भाई था, तो हर्षवर्धन उस समय उम्र होती है 16 वर्ष। तो 16 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई की हत्या के बाद में हर्षवर्धन को राजा बनना होता है। तो इनको राजा बनना पड़ता है, यानी राजा ये बनते हैं और शासन सत्ता को संभालने का काम करते हैं। तो अब हर्षवर्धन को 16 वर्ष की उम्र में यानी इनको राजा बनाया गया। अब क्या होता है, अब हर्षवर्धन के सामने 3 प्रकार की चुनौतियां आ जाती हैं। क्या क्या? पहली तो यह आ जाती है कि जो शशांक था, जो देवगुप्त का मित्र था, जो बंगाल का शासक था, शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पर अधिकार किया, पहली एक ये। और दूसरी, इन्होंने हर्षवर्धन के भाई यानी राजवर्धन की शशांक ने हत्या कर दी। तो राजवर्धन की हत्या कर दी यानी भाई की हत्या की, कन्नौज पर अधिकार किया तथा बहन को बंदी बना लिया। तो ये 3 चुनौतियां आ जाती हैं हर्षवर्धन के सामने, जिसको मैंने यहाँ दर्शा रखा है। हर्षवर्धन के सामने 3 चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती अपने भाई का बदला ले, यानी शशांक से बदला ले। दूसरी चुनौती होती है अपने बहन, जो शशांक ने अपने कैद में कर लिया था, तो अपनी बहन को छुड़ाए। और तीसरी थी जो बहन का ये जो साम्राज्य था, बहन के साम्राज्य पर शशांक ने अब अधिकार जमा लिया था, तो बहन के साम्राज्य को प्राप्त करे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, तो इधर देखते हैं। तो आपका जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया, यानी जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने क्या किया कि शशांक को, जो यहाँ बंगाल के शासक था, बंगाल के शासक शशांक को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में ये कन्नौज के क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया और साथ ही साथ अपनी बहन को भी छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद में उसकी हत्या कर दी। हत्या करके अपने भाई का भी बदला प्राप्त कर लिया। यानी तीनों जो चुनौतियाँ थीं, उन तीनों चुनौतियों को इन्होंने पराजित कर दिया। तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया, कन्नौज को जीत लिया और बहन को छुड़ा भी लिया हर्षवर्धन ने। उसके बाद में हर्ष ने फिर क्या किया कि कन्नौज को राजधानी बना लिया, क्योंकि बहन इनकी विधवा बहन थी। तो विधवा बहन थी, साम्राज्य चलाने वाला कोई विशेष था नहीं। तो हर्षवर्धन ने हरियाणा के साथ साथ क्या किया, हरियाणा की जगह पे फिर इन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार पूरा जमा लिया, यानी कन्नौज को राजधानी बना लिया। और कन्नौज पर राजधानी करने के बाद में यह पूरा विस्तार देखने लगे। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। और जो वेनसांग था, जो चीनी यात्री था वेनसांग, वह हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आता है और जिसने लिखा है, क्या लिखा है कि जितनी ताकत तलवार में है उतनी ही ताकत कलम में थी। यानी हर्षवर्धन के 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतना सब कर लिया, तो इनकी तलवार में जितनी ताकत उतनी कहा जाता है इनकी कलम में। कलम में क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तलवारबाजी के साथ साथ जो हर्ष थे, हर्षवर्धन, ये तलवारबाजी के साथ साथ आपके कलम यानी ये रचनाएं भी लिखते थे हर्षवर्धन, इसलिए इन्हें कहा गया। उसके बाद हर्ष ने रचनाएं लिखी हैं, वह कौन कौन सी हैं, जैसे रत्नावली, ये हर्ष की लिखी हुई, हर्षवर्धन की लिखी हुई रचना है।
प्रियदर्शिका, यह भी हर्षवर्धन की लिखित रचना है। उसके बाद में नागनंद, यह भी हर्षवर्धन की रचना है। उसके बाद हर्ष जो था, तो हर्षवर्धन ये बौद्ध आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो चुका था, महायान और आपका हीनयान। तो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था, उसका यानी पूर्ण रूप से पालन करता था। तो हर्ष ने कन्नौज में कई धर्मों की, यानी क्योंकि बौद्ध धर्म को मानता था, इसके अतिरिक्त यह सर्वधर्म को भी सम्मान करता था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज में कई धर्मों की सभाएं करवाईं और प्रतिवर्ष यह सभाएं करवाता था, ऐसा भी कहा गया है। और भारत का जो अंतिम हिंदू शासक रहा है, यह कहा जाता है वह हर्षवर्धन ही रहा, क्योंकि इसके बाद में फिर विदेशियों का आक्रमण होता है और फिर अन्य कई प्रकार के यहाँ पे धर्म आते हैं और वह अपना शासन करते हैं, क्योंकि यहीं से मुख्य रूप से प्राचीन काल का जो इतिहास है वह उत्तर भारत का यहीं से समाप्ति की ओर हो जाता है, यानी यहीं से समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंतिम शासक हिंदू जो अंतिम शासक रहा हुआ है हर्षवर्धन रहा। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि दक्षिणी भारत में कौन कौन से राजवंश चल रहे थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके अतिरिक्त अब आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा, यह प्राचीन काल का इतिहास समाप्त हो गया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आ रहा होगा लगातार। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।